हेलो, जय हिंद। चलिए समझते हैं आज हिंदी भाषा और विकास क्रम के बारे में। थोड़ा सा देखते हैं हिंदी भाषा और विकास क्रम के बारे में। थोड़ा सा जानकारी का अगर हमको लेना रहे तो कैसे लेंगे। तो हम लोग जानते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका अगर देखा जाए तो यह हिंदी कैसे अपने प्रचलन काल में आई, इसको देखने का प्रयास करते हैं और चलिए समझते हैं। तो देखते हैं कि संस्कृत भाषा से पाली भाषा में इसका ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने के बाद यह अलग से प्राकृत भाषा में इसका किया गया और उससे भी बिगड़ा रूप अपभ्रंश के रूप में देखा गया और उससे भी बिगड़ा रूप अवहट्ट के रूप में देखा गया। अगर मैं बात करूं तो संस्कृत भाषा को देव भाषा या देववाणी भी कहा जाता है, अर्थात वहीं पाली भाषा को भगवान बुद्ध के द्वारा दर्शाए गए जो उपदेश हैं वह पाली भाषा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृत भाषा वह भाषा है जिसमें भगवान महावीर का सारे उपदेशों का वर्णन प्राकृत भाषा में हुआ है। यह याद रखने योग्य बातें हैं। जैसे संस्कृत भाषा वह भाषा है जो हमारे वैदिक काल में देव द्वारा बोला गया, अर्थात देववाणी के रूप में प्रदर्शित किया जाने वाला भाषा संस्कृत भाषा। उससे बिगड़ा हुआ भाषा पाली भाषा, जो देखा जाए भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा से मिलते हैं। वहीं देखा जाए इससे भी बिगड़ा रूप अगर देखा जाए तो प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा वह भाषा है जिसमें भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में मिलते हैं। वहीं अपभ्रंश की बात करूं, अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन। अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन या पूरा तरीके से खत्म। अर्थात अगर इसकी बात थोड़ा सा अलग रूप से और किया जाएगा, वहीं चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं। अगली वाली भाषा अवहट्ट भाषा इसके अगली वाली भाषा है। जब अपभ्रंश से भी इसका रूप घटा तो वह अवहट्ट के रूप में प्रदर्शित की गई। अर्थात अवहट्ट भाषा को संक्रमणकालीन भाषा भी नाम दिया जाता है और उसके द्वारा दी हुई सारे संक्रमणकालीन वाली भाषा अब अवहट्ट के रूप में जानी जाती है। अर्थात जो इससे भी बिगड़ी रूप आया वह प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी के नाम से आज भी भारत में माना जाता है। अब अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अगर हम लोग देखें तो अपभ्रंश को 6 खंडों में बांटा गया है। अपभ्रंश को 6 खंडों में बांटा गया। पहला खंड है सौरसेनी अर्धमागधी, तीसरा है मागधी, चौथा है खस और 5वां है ब्रांचड़, 6वां है महाराष्ट्री। इसमें अगर देखा जाए तो सौरसेनी के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वह पश्चिमी हिंदी भाषा आती है, राजस्थानी भाषा आती है और गुजराती भाषा आती है। वहीं अगर मैं बात करूं अर्धमागधी की तो इसमें पूर्वी हिंदी का ज़्यादा वर्चस्व मिलता है। वहीं मैं मागधी की बात करता हूँ तो इसमें बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया भाषाओं का उल्लेख मिलता है। वहीं खस की मैं बात करूँ तो पहाड़ी हिंदी का उल्लेख मिलता है। वहीं ब्रांचड़ की बात करूँ तो पंजाबी हिंदी और पहाड़ी हिंदी यह सौरसेनी से प्रभावित हैं। अर्थात देखा जाए पश्चिमी हिंदी जो राजस्थानी गुजराती हिंदी से प्रभावित भाषा है वह खस में भी मिलती है और ब्रांचड़ में मिलती है। अगर मैं लास्ट की बात करता हूँ, 6वें की बात करता हूँ तो यह महाराष्ट्री हिंदी है। इसमें क्या होता है कि यह मराठी के रूप में प्रदर्शित की गई है। अर्थात यह देखा जाए अपभ्रंश के 6 रूप हैं। अपभ्रंश का पहला रूप सौरसेनी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा मागधी, चौथा है खस और 5वां है ब्रांचड़, 6वां है महाराष्ट्री। अर्थात अगर मैं बात करूं तो यह 6 भागों में विभक्त की गई हैं और इनके द्वारा विभक्त की गई भाषाएं इस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित की गई हैं। अर्थात थोड़ा सा हम चलते हैं हिंदी की व्युत्पत्ति की तरफ। अगर हिंदी की व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का व्युत्क्रम कैसे हुआ।
हम जानते हैं कि हिंदी भाषा वह भाषा है जो हम हिंद के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अर्थात मैं बात करूं तो हिंदी शब्द की परिभाषा या हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर और पश्चिम में सिंधु नदी के से संबंधित मिलती है। उत्तर पश्चिम सिंधु नदी से संबंधित मिलती है। अर्थात विदित है कि अधिकांश विदेशी यात्री जो अकारांत द्वार सिंह द्वार से भारत में आगमन हुआ, वह अगर देखा जाए तो ईरान सिंह द्वार से आगमन हुआ। भारत में आने वाले इन विदेशी देश जिस देश का दर्शन किए उस देश का नाम सिंध था। जिस देश से वह पहली बार रूबरू हुए उस देश का नाम सिंध था। अर्थात मैं बात करूं कि सिंध को, अगर मैं ईरान के बारे में बात करता हूं, मैं फारस के बारे में बात करता हूं, तो भारत अर्थात हिंद का भारत से बहुत अच्छा संबंध था। प्राचीन काल में भी था और आज भी है। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो जो ईरानी थे अर्थात जो फारस के लोग थे वह सिंध को हिंद कहते थे। प्रोनाउंसिएशन के अनुसार अगर देखा जाए तो वह स को ह में और ध को द में प्रोनाउंसिएशन पल्लवी भाषा के अनुसार करते थे। अर्थात अगर मैं बात करूं सिंध को वह लोग हिंद कहते थे, अर्थात स का प्रयोग ह में और ध का प्रयोग द में करते थे। इस प्रकार हिंदू से हिंद बना। फिर इसका फारसी भाषा के संबंध में कारक संबंध ई प्रत्यय लगा देने के बाद हिंद से हिंदी का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि यह जब इतनी बात हो गई तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो हिंदू से हिंद बना। हिंद का अर्थात मैं बात करूं हिंदी शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, तो हिंदी शब्द का मूल अर्थ होता है हिंदी का, अर्थात हिंदी का मूल शब्द होता है। अगर इतनी बातें होने के बाद उपर्युक्त जब मैं बात करता हूं तो इसमें से कुछ बातों को जब इतनी बातें हो गई तो कुछ 3 बातें जो सामने निकल के आई हैं कि हिंदी कितनी काल में इसका जो है हिंदी का अलग अलग पार्ट किया गया था। तो जैसा कि हमने देखा सिंध से हिंद बना और हिंद से कारक प्रत्यय ई लगा देने के बाद हिंदी बना। जो अगर देखा जाए तो दूसरे में कहते हैं मूलतः हिंदी शब्द भारत का शब्द नहीं है। हिंदी शब्द भारत का शब्द नहीं है बल्कि यह कहाँ का शब्द है, यह फारस का शब्द है। और देखा जाए हिंदी फारस के संबंध में देखा जाए तो यह अलग अलग भाषाओं से निर्मित है, अलग अलग देश बोलियों से निर्मित है। तो हिंदी शब्द का विकास फारस से हुआ है और इसको कुछ हिंदी कट्टर प्रेमी जो हैं वह लोग दिखाने का प्रयास करते हैं कि हिंदी का क्या मतलब होता है। हिंद का मतलब होता है, हीन का मतलब होता है दलन करना। हीन का मतलब होता है दलन करना या दमन करना और दु का मतलब होता है दुष्टों का। अर्थात जो हिंदू वह है जो दुष्टों का दमन करे, वह हिंदू है और उसके द्वारा जो बोली गई भाषा है वह हिंदी है। अर्थात अगर मैं आगे बात करता हूँ तो हिंदी शब्द के 2 अर्थ हैं जो मोहम्मद इकबाल ने अपने एक बढ़िया शब्द में अपने वाक्यांश में दर्शाया है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो यह देखिए अगर मैं बात करूं तो उस समय जो बातें निकल के आई वह अलग अलग मतों से निकल कर आई, उनका अलग अलग स्वीकार माना गया, उनका अलग अलग वर्चस्व माना गया। लेकिन हिंदी के पृथक के बारे में बात करूं तो जब मोहम्मद इकबाल का अगर मैं जिक्र करता हूं, नाम लेता हूं, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदी शब्द वह है जो हिंदी के से प्रेरित है। अगर मैं बात करूं
ईरान के संबंध में, मैं फारस के संबंध में मैं बात करूं तो सबसे पहले तो उन्होंने ही हिंद का नाम लिया। लेकिन आज के अगर वर्चस्व में, आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंद का कोई अर्थ नहीं होता। आज सीधे इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, कहीं हिंद से रिलेटेड बातें देखने को नहीं मिलती, अर्थात कि इसका प्रमाणिक भाषा या साक्ष्य कम मिलता है। अगर मैं बात करूं, जो दुष्टों का आकलन दमन करना, दुष्टों का हनन करना, यह सब बातें भी मुख्य रूप से आरोपित हैं। इनके शब्द ज़्यादा मिलते हैं, अर्थात कहने का अर्थ होता है कि इनके शब्दों के आधार पे ही यह कहा गया, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। इससे आगे इन्होंने कुछ नहीं देखा। यह देखिए, सामने से प्रयास करें।